नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के फरीदाबाद में 38वां इंटरनेशनल सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला आज से शुरू हो गया है। केंद्रीय टूरिज्म मंत्री गजेंद्र शेखावत और सीएम नायब सैनी ने इसका उद्घाटन किया। इस मेले में 42 देशों में 648 कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। इस बार मेले में ओडिशा और मध्य प्रदेश की स्टेट थीम रखी गई है। मेले में 3 विशेष पवेलियन बनाए गए हैं, जिनमें गोवा और ओडिशा के पवेलियन मुख्य आकर्षण होंगे। मेला 23 फरवरी तक चलेगा। शब्दों में नहीं, सूरज कुंड और सूरज कुंड का यह अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला केवल हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे देश की ये पहचान बन चुका है। आज यहां आकर मुझे पूरी दुनिया की शिल्पकारी को देखने का ये मौका मिला है। यह मेला हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी साकार करता है और शिल्प मेले के साथ साथ हमारी संस्कृति को भी दुनिया के सामने रखने का अवसर देता है। और ऐसे गरिमापूर्ण मंच पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत की उपस्थिति इसकी गरिमा को दोगुना कर रही है। मैं आपका यहां हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री के रूप में ही नहीं, इससे पहले भी शिल्प और संस्कृति को बढ़ावा देने में बड़ा योगदान किया है। आप राजस्थान की उस समृद्धि संस्कृति में पले बड़े हैं जिसकी आज पूरे संसार में एक अलग पहचान है। आपने इस सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। आपने राजस्थान में अनेक ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाई है जो वहां की पारंपरिक कला, संगीत और नृत्य को प्रोत्साहित करते हैं। इस शिल्प मेले के आयोजन में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान है। मैं इस मेले के आयोजकों के लिए हरियाणा पर्यटन विभाग, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय, वस्त्र, संस्कृति और विदेश मामले के मंत्रालयों और सूरजकुंड मेला प्राधिकरण के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सब के लिए यह गर्व की बात है कि इस समय प्रयागराज में भी आध्यात्मिक शिल्प के प्रतीक भारतीय संस्कृति, परंपरा और सभ्यता का महान पर्व महाकुंभ चल रहा है। इसमें लाखों साधु संत अपने वर्षों के त्याग और तप से मानव समाज के कल्याण को समर्पित हैं। वहीं दूसरी ओर इस अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में हमारे सामने सैकड़ों ऐसे शिल्पकार मौजूद हैं जिन्होंने वर्षों के अथक प्रयास और साधना से अपनी शिल्प कला को निखारा है। इन्होंने हमारी प्राचीन सभ्यता व संस्कृति को अपने उत्पाद के माध्यम से विभिन्न रूपों में प्रदर्शित किया है। वैसे भी शिल्प का मानव सभ्यता और संस्कृति को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान है। संसार की सभी प्राचीन सभ्यताओं का इतिहास शिल्प के इतिहास को भी प्रकट करता है। मुझे खुशी है कि हमारे देश में तो कला, कलम और रंगों को जीवन का पर्याय माना जाता है। हमारे पूर्वजों ने तो यहाँ तक कहा है कि साहित्य, संगीत और कला से वहीन मानव समाज बिना सींग व बिना पूंछ के पशु के समान होता है। कला ही हमारे मनुष्य होने का प्रमाण है। आज हमारी कला और शिल्प का पूरी दुनिया में बोलबाला हो रहा है। मानव जीवन में कला, संस्कृति और संगीत का
बहुत महत्व है। यह मेला भी इसी महत्व को दिखाने वाला मंच है। यहाँ का दृश्य देखकर मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। रंग बिखेरे सपने सजे हैं, रंग बिखेरे सपने सजे हैं, कारीगरी के हाथ सूरज कुंड के मेले में भारत की सौगात। धागों में बुनती कहानियां, मिट्टी में बसती जान, कभी लकड़ी की कभी धातु में झलके अपना हिंदुस्तान। पहले इस मेले में एक राज्य को थीम स्टेट और एक देश को भागीदारी थीम कंट्री के रूप में बनाया जाता था। इस बार मेले को शिल्प महाकुंभ का आकार देने के लिए मैं पहली बार मेले में 2 राज्यों उड़ीसा और मध्य प्रदेश को थीम स्टेट बनाया गया है। 7 देशों के संगठन बिमस्टेक को भी भागीदारी बनाया गया है। बिमस्टेक में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका शामिल हैं। भले ही ये 7 अलग अलग देश हैं, लेकिन इनकी संस्कृति में समानता है और हम सबके हित के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन देशों की शिल्प कला बहुत समृद्ध है। उदाहरण के तौर पर बांग्लादेश के ढाका की मलमल विश्वविख्यात रही है। नेपाल की पगोड़ा शैली में बना पशुपतिनाथ मंदिर कला का अद्भुत नमूना है। वहां की सपूत शैली और सीकर शैली भी अद्भुत है। इसी प्रकार श्रीलंका की मूलिया शिल्प, कैंडियन आर्ट, पत्तल शिल्प और मास्क शिल्प प्रसिद्ध है। म्यांमार में सोने की पर चढ़ाने का जो काम किया जाता है उसका कोई सानी नहीं है। गुरुग्राम नगर निगम चुनावों का बिगुल बजते ही चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार अपने अपने इलाके में सक्रिय हो गए हैं। इसी कड़ी में गुरुग्राम नगर निगम के वार्ड नंबर 34 से रवीना टिंकू कुमार ने ताल ठोकते हुए पार्षद की मजबूत दावेदारी पेश की है। वार्ड 34 में चुनावी कार्यालय खोल रवीना टिंकू कुमार ने पदयात्रा कर लोगों से आशीर्वाद लिया। पूरे विधि विधान से हवन यज्ञ कर राजेंद्र पार्क में कार्यालय का उद्घाटन। आज जैसे कि हमने वार्ड अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है, जिस तरीके से जनता ने हमें इतना प्यार दिया, उसे देखकर हमें यह बिल्कुल लगता है कि हमारी जीत बिल्कुल निश्चित है। जैसे कि हमने अभी तक देखा है लोगों में जाकर कि वार्ड की जो समस्या है, जैसे कि स्ट्रीट लाइट नहीं है, रोड पे बहुत गंदगी हो चुकी है, थोड़ा सा बारिश का पानी हो जाता है या गटर जो भी होता है गंदगी होती है वो रोड पे आ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि जैसे ही जनता हमें मौका देती है तो सबसे पहले मैं लोगों की इन्हीं समस्याओं को सुनूंगी। मैं जीती हूँ वार्ड नंबर 34 में, तो सबसे पहले मैं जैसे कि बड़े बूढ़े लोगों की पेंशन है जिन्हें पटरी पार करके लेके आनी पड़ती है, उसकी समस्या को, और जाम की समस्या यहाँ पे बहुत होती है जो लोगों को बहुत परेशान करती है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि अगर मैं जीतती हूँ तो सबसे पहले इन्हीं समस्याओं का समाधान। खबर जिनसे है, जहां सर्व कर्मचारी संघ ने विरोध प्रदर्शन करते हुए डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा के घर का घेराव किया। सर्व कर्मचारी संघ के लोगों ने कहा कि सरकार ने दिल्ली के चुनाव को देखते हुए 8वें वेतन को लागू करने की बात कही थी, लेकिन अब चुनाव के बाद सरकार कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का काम नहीं करेगी। केंद्र की सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई कमेटी नहीं बनाई है। सर्व कर्मचारी संघ की मांगों को लेकर सरकार ने सिर्फ अपने वोट की राजनीति की। आज पूरे प्रदेश के अंदर सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर हमने सर्व कर्मचारी संघ की जो जींद के अंदर बैठक धर्मशाला के अंदर जो कन्वेंशन हुई थी उसके अंदर निर्णय लिया गया कि प्रदेश के 90 के 90 विधायक जो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो चाहे किसी भी पार्टी का हो, सर्व कर्मचारी संघ सबको एक आंख से आंकते हुए अपना मांग पत्र देगा। और प्रदेश के अंदर ये कहना चाहता है कि आज हमारे हरियाणा के अंदर जो केंद्र की सरकार ने एक दिल्ली चुनाव को देखते हुए वेतन आयोग के लिए बोला है, उसके लिए ना कोई कमेटी का गठन किया। हमारा कहना है कि प्रदेश के अंदर जब डबल इंजन की सरकार है और प्रदेश हरियाणा प्रति आए व्यक्ति में पहले 3 राज्यों के अंदर आता है, तो हम चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर अलग से हरियाणा का एक वेतन आयोग हो। वेतन आयोग के अंदर हम चाहते हैं जब तक लागू नहीं होता 5000 अंतरिम राहत प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को दी जाए, और जो हमारे कच्चे कर्मचारियों को
एक जॉब सिक्योरिटी के नाम पे ठगा जा रहा है। और जो मुख्यमंत्री प्रदेश का कहता था कि वो जॉब सिक्योरिटी पत्थर की लकीर है, आपको देखने को मिलेगा प्रदेश के अंदर अब इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ, नगर पालिका, तमाम विभाग के अंदर उन कौशल कर्मचारियों को बाहर निकाला जाता है। हम चाहते हैं प्रदेश का मुख्यमंत्री खाली जॉब सिक्योरिटी की बात ना करे। हम चाहते हैं प्रदेश के एक एक अच्छे कर्मचारियों को पहली कलम से पक्का किया जाए, ताकि वो साथी समान हमारे साथ काम करते हैं, उनका गौरव बढ़े। प्रदेश के अंदर जो आज आपको हरियाणा दिखता है कि प्रदेश प्रति आए व्यक्ति में आगे है, ये कर्मचारियों की मेहनत से, आम जनता की खून पसीने से मेहनत करके इस प्रदेश के अंदर ये बिजली का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, मैकेनिकल का हर विभाग को खड़ा किया गया है, ताकि ये मत माने कि प्रदेश के अंदर आप सत्ता में आ गए। अगर आप सत्ता के अंदर आ भी गए हैं, हरियाणा प्रदेश की जो भी पॉलिसियां हैं उसको लागू करने के लिए कर्मचारी ही कार्य करते। एम्स संघर्ष समिति मनेठी ने एक बार फिर रेवाड़ी के माजरा में देश के 22वें निर्माणाधीन एम्स में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के नाम ज्ञापन सौंपकर ओपीडी और एमबीबीएस क्लासेस शुरू करवाने की मांग की है, जिससे बच्चों को आगे बढ़ने में सहयोग मिल सके। वहीं लोगों ने कहा कि देश के निर्माणाधीन 11 एम्स में ओपीडी और एमबीबीएस की क्लासेस चल रही हैं, तो रेवाड़ी से भेदभाव क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही इलाके की यह मांग मंजूर नहीं की गई तो उनका संघर्ष चंडीगढ़ की सड़कों तक जारी रहेगा। आज जो हमारा ये धरना है, ये पहले से प्लान कर रखा है। हमने घोषणा की थी कि हम यदि जल्दी ही ओपीडी और एमबीबीएस क्लास शुरू नहीं की गई माजरा में, एम्स में, तो यहाँ 2 घंटे का सांकेतिक धरना देंगे। उसके बाद यदि ज़रूरत पड़ी तो चंडीगढ़ की सड़कों पर भी जुलूस निकालकर इसके मांग को रखेंगे। लेकिन अभी हाल ही के अंदर रेवाड़ी विधायक ने भी कहा, प्रशासनिक अधिकारी भी कह रहे हैं कि काम लगातार तेजी पर है और काम चल रहा है और जल्द ही ओपीडी भी शुरू। हमारी डिमांड काम के लिए नहीं है, हमारी डिमांड है कि देश के 11 एम्स ऐसे हैं जो निर्माणाधीन है, जिस तरह माजरा एम्स निर्माणाधीन है, उनमें जब ओपीडी और एमबीबीएस क्लासेस चल सकती है तो माजरा में क्यों नहीं। हमारी डिमांड ये है। लेकिन सर, एक व्यवस्था तो चाहिए बैठने के लिए, पेशेंट्स के आने के लिए। खुद सरकार कह रही है कि वहाँ ओपीडी भवन तैयार हो गया है और नाइट सेंटर तैयार हो गया है, तो जब तैयार हो गए हैं तो वहाँ उनमें चलाया जाए। और वैसे भी अगर तैयार नहीं हुए तो पब्लिक अल्टरनेट जगह देने के लिए तैयार है। संघर्ष समिति का ये धरना है और हम ये मांग करने के लिए आए हैं कि माजरा एम्स में ओपीडी और एमबीबीएस क्लासेस शुरू की जाए। और ये मांग हमारी इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारा निर्माण कार्य हो चुका है और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो टोटल 22 एम्स हैं, वहाँ 12 एम्स में ओपीडी और एमबीबीएस की क्लास पहले से शुरू हो रही हैं, जो निर्माणाधीन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये माजरा एम्स के साथ क्यों भेदभाव है, इस मांग को लेकर के आज पूरे रेवाड़ी के जागरूक लोग धरना पर बैठे हुए हैं और केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को आज ज्ञापन देंगे। और अगर बात नहीं माने तो फिर चंडीगढ़ की सड़कों पर हम जाकर जुलूस करने के लिए बाध्य होंगे। हरियाणा में बस में सफर के दौरान टिकट खरीदने के लिए ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा नहीं है अभी तक, जबकि पंजाब तक इसकी सुविधा दे रहा है, जिस पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि हम इस पर काम कर रहे हैं। एक ऐप तैयार हो रही है जिससे यात्रियों को बस ट्रैक तक की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि बस स्टैंड पर एयरपोर्ट की तरह डिस्प्ले लगेंगी, जिन पर कौन सी बस कब आएगी उसकी जानकारी दी जाएगी। इस सबके लिए ऑर्डर दे दिया गया है। वहीं अमेरिका डिपोर्ट हुए युवाओं पर बोलते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, बिना पर्ची बिना खर्ची का झूठा नारा देने वालों ने बिना रोजी बिना रोटी की स्थिति बना दी। इस पर अनिल विज ने कहा कि डिपोर्ट हुए सभी लोग अवैध तरीके से गए थे। हानि कर रहे हैं हम, उसके लिए सारा तैयारी कर रहे हैं, ऐप बना रहे हैं, उसमें वो जो क्रॉस बार होता है उसकी भी सुविधा कर रहे हैं। सारा एवरीथिंग हम डिजिटली सबको साउंड कर रहे हैं और ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर भी बना रहे हैं, कौन सी बस कहाँ चल रही है, क्या है, उसके लिए ऐप भी बना रहे हैं। यात्री को भी पता होगी कि कौन सी बस आ रही है, कौन सी कहाँ है, कितने बजे आएगी, वो भी पता होगा। और हर बस स्टैंड पे 3-3, 4-4 हम जैसे एयरपोर्ट के ऊपर डिस्प्ले बोर्ड लगे होते हैं और उसके ऊपर बसों का आता है, हवाई जहाजों का आता रहता है, उसी प्रकार से बसों का आता रहेगा कि ये बस आ रही है, ये इतनी आ रही है। तो ये हम सारा
अब वो बनने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन हमने ऑर्डर दे दिए हैं। जो डिपोर्ट हुए हैं इलीगल तरीके से गए हैं, और जिन लोगों ने भेजे हैं उन्होंने भी इलीगल तरीके से भेजे हैं। उन सबके खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए। मैं जब होम मिनिस्टर था मैंने 2 SIT बनाई। पहली बार में जो कबूतरबाजी के थे केस थे, लगभग 600 आदमी मैंने अंदर करे, और दूसरी बारी में भी 550 आदमी अंदर करे। ये जायज तरीका नहीं है। जाओ ना, जाओ विदेशों में, पर जायज तरीकों से जाओ। आम आदमी पार्टी तो पागल हो गई है। जब अभी रिजल्ट ही नहीं निकले, हारे हुए को क्यों कोई पैसे दे देगा? सारे सर्वे बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी हार रही है, तो हारे हुओं को क्यों कोई दे देगा? अब मुझे बताओ, रिजल्ट तो निकला नहीं अभी, मेंटल हो गए हैं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। शाहाबाद के गांव मदनपुर के पास बीती रात मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक व्यक्ति की पहचान गांव कठवा निवासी हरभजन सिंह के रूप में हुई है। हरभजन सिंह शाहाबाद के एक निजी स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। कल शाम को जब हरभजन सिंह अपने गांव कठवा से काम पर जाने के लिए निकले और मदनपुर के पास पहुंचते ही किसी अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अर्जुन सिंह जी हमारे गांव से, हमारे परिवार मेंबर हैं। वो कल ड्यूटी के लिए गांव से निकले बाइक पर अपनी, तो वो 6:15 और 6:30 के बीच में मदनपुर पहुंचे, तो वहां पर उन्हें अज्ञात वाहन उन्हें टक्कर मारकर निकल गया। तो जब हम वहां पहुंचे और उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के लिए अब उन्हें 10 बजे कुरुक्षेत्र लिया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारी आने वाले हैं। रात 7:30 PM पर हमें सूचना मिली थी कि मदनपुर गांव के पास एक्सीडेंट हो गया है। जिसकी सूचना पाकर हम अपना CHC शाहाबाद में गए थे, जिसकी सूचना हरजंस पुत्र राजेंद्र वासी कठवा के नाम से हुई थी। यार अपना हुई थी, सबको कब्जे में ले गए, पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। जो भी अज्ञात व्हीकल है उसकी तलाश की जाएगी, जो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ASI रामेश्वर, थाना शाहाबाद जी। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने खुद सड़कों पर उतरकर अवैध रूप से चल रहे वाहनों के चालान कटवाए, जिससे अधिकारियों को भी ये सबक मिला कि ये काम कर सकते हैं। इसी कड़ी में RTO अम्बाला ने लगातार अवैध रूप से चल रहे वाहनों के चालान काटे और कुछ गाड़ियों को बंद भी किया, और वहीं लोगों को अपने भी सभी दस्तावेज पूरे रखने की चेतावनी दी है। साथ ही अब जगह जगह इस तरह से चेकिंग अभियान भी चलाए जाएंगे। के मार्गदर्शन में हम लोगों का मकसद प्रयास है कि ओवरलोडिंग और जो भी मोटर व्हीकल एक्ट की उल्लंघना करने वाले व्हीकल्स उन पे सख्ती से कार्रवाई की जाए। तो उसी संदर्भ में हमने जैसे बलदेव नगर का एरिया, वहाँ पे अपना फुल डे चेक पोस्ट भी रन करते हैं, वहाँ कंटिन्यूस चेकिंग चलती है। हम रैंडमली भी चेक करते रहते हैं थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। कल हमने एक अभियान चलाया, जिसके तहत हमने 18 ओवरलोडिंग व्हीकल्स को चलान की। 2 व्हीकल हमें ऐसे भी मिले जिसका माइनिंग का रवाना 479 किलोमीटर का कटा हुआ पाया, जबकि जो कंपनी नेशनल हाईवे के उस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है वो सढौरा से मिट्टी लाती है, और हमारा जो अधोया है उसके पास में उसका प्रोजेक्ट साइट, जो हार्डली आई थिंक 30 किलोमीटर फार अवे है। तो उनको भी माइनिंग विभाग को सूचित कर दिया गया था, और उन्होंने आई थिंक वो गाड़ियाँ सीज कर दी। तो और इसके अलावा पहले भी हमने फरवरी में अब तक 2 गाड़ियाँ माइनिंग में
पकड़ के दी है, प्लस हमने अपना जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें भी कार्रवाई की। निकाय चुनावों को लेकर अम्बाला में सरगर्मियां तेज हैं। निकाय और नगरपालिका चुनावों के बीच अम्बाला में होने जा रहे मेयर पद के उपचुनाव भी सबसे अधिक रोचक बने हुए हैं। ऐसे में बीजेपी के जिला कार्यालय में मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। चुनावों को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष मनदीप राणा ने बताया कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता चुनावी मूड में है। पार्टी के आदेश के अनुसार दावेदारों के आवेदन लिए जा रहे हैं। जल्द ही प्रदेश स्तरीय नेता पर्यवेक्षक के रूप में अम्बाला पहुंचेंगे, जिसके बाद आवेदकों का पैनल बनाकर आला कमान को भेज दिया जाएगा। बता दें कि अम्बाला में मेयर पद के लिए अभी तक मौजूदा सीनियर डिप्टी मेयर मीना ढींगरा सहित एडवोकेट संदीप सचदेवा की पत्नी शैलजा सचदेवा ने भी अपना आवेदन किया है। अभी नगर पालिका बराड़ा से भी कल जो है 5-6 लोगों के लिए चेयरमैन पद के लिए और काफी जो नॉमिनेशन है वो एमसी पद के लिए बराड़ा से आ चुके हैं और अम्बाड़ा शहर से भी मेयर पद के लिए जो है 6-7 लोगों के जो नॉमिनेशन मेरे पास आ चुके हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश हाईकमान की तरफ से हमें दिशा निर्देश दिए गए थे कि 7 और 8 तारीख 2 दिनों के अंदर हमें अपने जिला कार्यालय के ऊपर जितने भी चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति हैं उन सब के आवेदन हमें अपने जिला कार्यालय पर लेने हैं। तो आज शाम तक ये प्रक्रिया चलेगी और जैसे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया जी ने सभी जिलाध्यक्षों को यह डायरेक्शन दी है कि अभी कोई ना कोई प्रदेश का नेता कल जो है 9 तारीख को आएगा और वो जो पैनल है वो जिले से तैयार करके प्रदेश में भेजे जाएंगे। कितनी तैयारी है पार्टी की और कार्यकर्ताओं के चुनाव को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी जो 24 घंटे जो हरियाणा की जनता की सेवा में लगे हुए हैं, उनको देखकर सभी कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह, एक ऊर्जा आती है। उनको देख करके अभी जो आने वाले हमारे सभी चुनाव है, उन सभी चुनावों के अंदर भी हम जो भारतीय जनता पार्टी है सभी नगर निगम और नगर पालिका और मेयर के जो चुनाव है जीतने वाले हैं। अमेरिका में ट्रंप की नई सरकार बनते ही अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को वापस भेजने की तैयारी शुरू कर दी है और 104 भारतीयों को अमृतसर एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना का विमान उतार कर गया, जिसमें हरियाणा और पंजाब के अधिकतर युवा शामिल हैं, जिनको हरियाणा और पंजाब पुलिस ने उनके घर भेजा। अमेरिका से हरियाणा के सोनीपत के गांव खानपुर खुर्द के रहने वाले निशांत को भी वापस भेज दिया गया है और निशांत ने डंकी के रास्ते अमेरिका जाने और डंकी के रास्ते आने वाली खौफनाक मंजर के साथ अमेरिकी सेना और पुलिस की यातनाओं की रूह कपा देने वाली कहानी से रूबरू कराया। मैं ये 6 एकड़ जमीन है, 5-4 एकड़ और ले लेता हूँ, 10 किले खेती करता हूँ। क्या सोचकर बेटे को अमेरिका भेजा था? पैसे कमाने के लालसा के लिए भेजा था। क्यों अपने देश में कोई रोजगार नहीं मिलता? नहीं, अपने देश में रोजगार नहीं है। अपने देश में रोजगार होता तो ये नौबत नहीं आती कि बच्चे को डंकी के रास्ते बाहर भेजे। फिर कब भेजे बेटे को भेजा? कितने पैसे एजेंट को दिए? क्या नाम है? कहाँ का रहने वाला? 45 लाख रुपए दिए थे हमने एजेंट को और 2024 में मई में भेजा था हमने लड़के को, लेकिन इन्हें 2025 में 13 जनवरी के दिन उसको वहां प्रवेश किया गया अमेरिका के अंदर और 2 तारीख को इन्होंने डिपोर्ट कर दिया वहां से। क्या कहना चाहोगे जिस तरह की हथकड़ियां? मैं तो यही कहना चाहूंगा, जैसे ये बच्चे आए इनकी तरह और कोई बच्चा नहीं आए, हमारी सरकार इस पर थोड़ा ध्यान दे और ऐसे तरीके से ना आए। हमारे देश की बदनामी है इसमें। इस तरीके से बताया कि डोंकी के रास्ते से मौत को मुंह लगा के निकलते हैं। हाँ, बेटे ने बताया कि ऐसे तो इस तरीके से तो कभी नहीं जाना चाहिए, इससे तो अच्छा अपने कहीं रास्ते में मर जाए तो बढ़िया। पैसे की व्यवस्था कैसे करके दी? पैसे की व्यवस्था तो जी किसी से ब्याज पर उठा के दे रखे हैं, ये उसको लौटाओगे धीरे धीरे। अभी इस तरह के एजेंट जो गलत काम करते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं तो उनके बारे में यही कहूंगा, वो डंका एजेंट हो जो सीधा जबान का पक्का हो तो उसके साथ जाए ना, अन्यथा किसी को उसमें ना पड़े। क्या इस तरह के एजेंटों पर सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। जो ये गुमराह कर रहे हैं इन पर तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि अम्बाला छावनी में सन 1857 में देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद में बन रहे शहीद स्मारक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें। इसके लिए वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मांगेंगे और उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री उन्हें इसके लिए समय जरूर देंगे।
कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर हालत में 10 मई तक शहीद स्मारक बनकर जनता को समर्पित हो जाना चाहिए। वहीं निरीक्षण के दौरान मंत्री अनिल विज ने स्मारक के म्यूजियम में चल रहे कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि शहीद स्मारक एशिया का सबसे बड़ा स्मारक होगा। स्मारक में कलाकारों ने अपनी कला का कमाल करके बहुत ही शानदार एग्जीबिट बनाई है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।